सेक्शन 55 इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स का इशू और प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन। ठीक है जी। अकाउंट्स की डाउट मेरे से पूछोगे, मैं बैलेंस शीट मैच करवा दूंगा, डाउट का पता नहीं, पर बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है जी, पूछ लेना। चलो, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन कौन सा है? 55। चलो जी, फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द थ्री टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी प्रेफरेंस शेयर के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या तो क्यूमुलेटिव होंगे या क्या होंगे, नॉन क्यूमुलेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सरप्लस, ये सरप्लस क्या है, इसका नाम क्या था? अरे नहीं 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 नहीं, प्रेफरेंस शेयर जब पढ़ा था तब पढ़ा था, सरप्लस की जगह और कुछ। पार्टिसिपेटिंग तो आगे लिखा हुआ है, या तो पार्टिसिपेटरी होंगे या नॉन। इक्विटी पूल, क्या नाम था इसका? इक्विटी। तो पार्टिसिपेटरी भी हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटरी भी हो सकते हैं। कन्वर्जन के हिसाब से कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, मैंडेटरी कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं। कन्वर्टिबल किसके अंदर? इक्विटी में। मैंडेटरी भी हो सकते हैं, ऑप्शनली भी हो सकते हैं, पार्शियली भी हो सकते हैं, फुली भी हो सकते हैं, या नॉन कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं। रिडेम्पशन के हिसाब से रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। चार्ट को देख के तो यही लग रहा है, लेकिन ये भी समझदार है, इन्होंने नीचे क्या लिख दिया, कैन नॉट बी इशूड। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकते, मना। ठीक है जी। बस ऐसे ही मजे मजे में, चार्ट अच्छा लगना चाहिए ना, ऊपर दो 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 चल रहे हैं, नीचे एक ही डालें अच्छा लगेगा, इसलिए क्या कर दिया, दो में डाल दिया। रिडीमेबल इरिडीमेबल है, लेकिन इरिडीमेबल हो नहीं सकते। जैसे स्वेट इक्विटी शेयर के लिए क्या लिखा हुआ, और डिस्काउंट में क्या लिखा हुआ था, डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे। अगले एग्जांपल ही क्या दिया था आपको, डिस्काउंट में इशू कर रखे थे। भाई बढ़िया लगने के लिए चीजें बच्चों को समझाने के लिए लिखते थे, फैंसी दिखाने के लिए। प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सबसेक्शन 1। ठीक है जी। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शेल नॉट इशू, क्योंकि वर्ड क्या था, प्रोहिबिशन, शेल नॉट इशू एनी प्रेफरेंस शेयर व्हिच आर इररिडीमेबल। तो ऐसे कोई प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होंगे जो क्या है, इररिडीमेबल। इट वर्थ नोटिंग दैट अमेंडमेंट ऑफ 1988 to the Companies Act 1956 abolished the category of irredeemable preference share। मतलब कब हुआ करते थे? 1988 तक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू हो सकते थे। इसीलिए क्या बनी हुई है, इसीलिए क्या बनी हुई है, क्लास बनी हुई है। इसीलिए क्या बनी हुई है, क्लास बनी है, क्योंकि कभी ना कभी तो इशू हुए होंगे। इरिडीमेबल का मतलब ये थोड़ी है उनको इक्विटी मान लेंगे। इरिडीमेबल का मतलब क्या है, वो प्रेफरेंस रहेंगे, उनकी पेमेंट नहीं होगी कभी वापस। क्या उनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या उनको जो उनके राइट्स थे 1956 के हिसाब से वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? अकाउंटिंग तो प्रेफरेंस के हिसाब से चलेगी। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर subsection 2। From the subsection 1, it can be constructed reasonably that only redeemable preference share can be issued by a company limited by share। Subsection 2 provide for the condition and as applicable to the issue and redemption। ठीक है, ये क्या बताएगी आपको, कंडीशंस बताएगी। Authorized by article of association, कहाँ authorization होनी चाहिए, ए के अंदर। A company limited by share may issue redeemable preference share only if so authorized by its article। अगर आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन है तभी आप ये काम कर सकते हो। तुरंत घड़ी की तरफ आके जाने लग गई है क्या, इतना टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए? संस्कृति की, अच्छा वैसे देख रहे थे, ठीक है। तो आर्टिकल्स में क्या होनी चाहिए, ऑथराइजेशन होनी। अब एक कंपनी है प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है, आर्टिकल्स में कोई ऑथराइजेशन नहीं है, आर्टिकल साइलेंट है, क्या इशू कर पाएगी? अरे मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है, आर्टिकल साइलेंट है, क्या इशू कर पाएगी? क्या जीवन भर कभी नहीं कर पाएगी? आर्टिकल्स को अमेंड कर लो। तो एग्जांपल 10 पढ़ लो जी तुरंत, बहुत बढ़िया। या तो वो कौन सी मूवी थी, 30 मार का, वहां अक्षय कुमार की स्पीड हुआ करती थी, यहाँ खुशबू की स्पीड हुआ करती है। लो पर भागते भी हो खुशबू आप इतना तेज, या खाली पढ़ ही लेते हो? तभी से बढ़ जाए तो बहुत तेज भागती है। अच्छी बात है। वो तो खुद ही नहीं भाग पाता होगा, इतना तो मोटा है वो, क्या ही भागता होगा। ऊपर वाला कुत्ता, पर एक कुत्ता है, क्या नाम है उसका, कैश, क्या नाम है, कैशी, कैशी नाम है, कैशी। अच्छी बात।
चलो जी, पढ़ लिया जी एग्जाम्पल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम ऑफ टेन्योर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सेप्शंस देयर। कितना मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है? बोल्ड हुआ है सीधा सीधा, कितना? 20 ईयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी कितने साल के लिए? 20 साल के लिए ही इशू होंगे। जब इन्होंने लिखा है एक्सेप्शन, तो मतलब इसकी कोई एक्सेप्शन भी होगी, वो भी देख लेते हैं। पहले कंडीशंस देख लेते हैं, एक्सेप्शंस के लिए अगले पेज पे जाना पड़ेगा, तो पहले कंडीशंस देख लेते हैं। दीज कंडीशन लेड डाउन बाय सब रूल 1। रूल कौन सा है जी? रूल 9। A special resolution in the general meeting of the company shall be passed. कौन सा resolution? Special resolution. At the time of such issue of preference share, the company should not have any subsisting default. Subsisting का मतलब जो चल रहा हो डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट गुड हो गया तो कहानी खत्म। डिफॉल्ट जो चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। इन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन के अंदर सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन एनी प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर पे कोई पेमेंट डिविडेंड की ड्यू है तो उसका डिफॉल्ट भी सबसिस्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर डिफॉल्ट किया और डिफॉल्ट के बाद डिफॉल्ट को गुड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दोनों इंक्लूडिव। देखो अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे तो आप डिफॉल्ट तो कर रहे हो, लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो उसमें इकट्ठा नहीं हो रहा, क्यूमुलेटिव है तो उसमें इकट्ठा होता चला जा रहा है। तो अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया है, डिफॉल्ट किया डिविडेंड के अंदर, लेकिन उसके बाद आपने डिविडेंड दे दिया, क्या वो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है? नहीं जी, वो डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट आपने गुड कर दिया। सबसिस्टिंग का मतलब क्या? डिफॉल्ट चल रहा है। तो डिफॉल्ट चलता नहीं रहना चाहिए किस चीज का? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का और पेमेंट ऑफ ड्यू। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब उसका टाइम आ गया पेमेंट करने का, आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपने 2 महीने बाद पेमेंट कर दी, आपने डिफॉल्ट गुड कर दिया। आज आप क्या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपने डिफॉल्ट किया और अभी तक वो डिफॉल्ट चल ही रहा है, आप इशू नहीं कर सकते। क्लियर है जी? जब आप एक प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर पा रहे हो और आप कह रहे हो मुझे नए दे दो प्रेफरेंस शेयर, नए इशू करना चाह रहा हूँ, भाई पहले वाले तो रिडीम कर लो, पहले उनमें डिफॉल्ट क्यों कर रहे हो? आप उनको डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो और आप क्या कह रहे हो? मैं नए प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहता हूँ। तो ये दोनों कंडीशन वैलिड है या नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। एक कंपनी जिसने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं इनको, अब इनकी पेमेंट का टाइम आ गया, इनकी पेमेंट तो मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? मैं नए प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा। भाई ऐसे नहीं होता, पहले इनकी पेमेंट करो, उसके बाद आप नए इशू कर सकते हो। क्लियर है जी? देखो प्री मैच्योर टर्मिनेशन हर जगह अलाउड होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, आप भी मानो मैं भी मानूं, कुछ पेमेंट होंगी इंटरेस्ट वगैरह की, उसके बाद में टर्म्स ऑफ इशू देखना पड़ेगा। सब रूल 2 एंड रूल 3 enumerate the matter to be specified in the resolution and explanatory statement। जो रेजोल्यूशन होगा उसके अंदर और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होने वाली है वो कहाँ लिखा हुआ है? रूल 2 और 3 के अंदर। टू बी annexed to the notice of general meeting in which resolution has to be passed respectively। और आपको नहीं बताया कि क्या क्या चीजें लिखनी है। सब रूल 4 requires a company that issue preference share to maintain a register of member under section 88 which shall contain the particular in respect of preference share। अब जो section 88 में रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता था, क्या वो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों के लिए था या नहीं था? तो उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की भी डिटेल डाल देना जी। फर्दर सब रूल 5 प्रोवाइड दैट इफ कंपनी विश टू लिस्ट इट्स प्रेफरेंस शेयर ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल इशू सच शेयर इन अकॉर्डेंस विद सेबी गाइडलाइंस। अगर आप लिस्ट करवाना चाहते हो उनको तो सेबी की रेगुलेशंस भी फॉलो कर लेना। अब आ गया जी एक पॉइंट, एक्सेप्शन। इसकी एक्सेप्शन जो 20 साल वाली एक्सेप्शन, एक नॉर्मल कंपनी कितने साल के लिए इशू करेगी? 20 इयर्स के लिए। 20 इयर्स में रिडीम हो जानी चाहिए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कौन सी कंपनी जो किसके अंदर लगी हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको टाइम कितना दिया है? नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। कितना टाइम दिया है? नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, मतलब 30 साल तक ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। मतलब रिडेम्पशन कितने टाइम में हो जाएगी? 30 साल में हो जानी चाहिए। नॉर्मल कंपनी के लिए कब हो जानी चाहिए? 20 साल में हो जानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाले के लिए 30 साल में। क्यों दिया है इनको इतना टाइम? इनके प्रोजेक्ट्स ही बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इनको पैसा ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा लगता है और ज्यादा टाइम में वापस रिटर्न मिलता है। तो इस केस में प्रेफरेंस शेयर 30 साल के लिए इशू कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना? 30 इयर्स। टू द रिडेम्पशन ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स एनुअली बिगिनिंग फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स और अर्लियर ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या कहना चाह रहा है? 10% जो प्रेफरेंस शेयर है, हाँ, ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर जैसे कंपनी 20,000 हाँ, हर साल तो इसके साथ 10-10%
हाँ बिल्कुल। और कोई कुछ थोड़ा सा और कुछ, थोड़ा थोड़ा ठीक जा रहे हो, कुछ और भी है? किसके लिए कह रहे हैं ये? नहीं, प्रेफरेंस के लिए तो कह रहे हैं। कौन से साल की बात कर रहे हैं? 21st ईयर। हाँ, ये वर्ड सुना जाता हूँ मैं। अर्लियर क्या कहना चाह रहे हैं? अर्लियर भी तो लिखा हुआ है। देखो पहले जनरल सी बात क्या कह रहे हैं, 20 आपने 30 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं। कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। कौन सी कंपनी हो आप? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो जैसे ही 20 साल पूरे हो ना, 21वां साल शुरू हो, 10% रिडीम करना शुरू कर देना। 10% की पेमेंट करना शुरू कर देना। एक साल में 10 की हुई, फिर 10 की हुई, 10 की हुई, 30 में पहुंचोगे, सारी रिडेम्पशन कंप्लीट। ये मैंडेटरी है कि 21वें साल से 10% रिडीम करने ही करने। फिर लिखा हुआ है और अर्लियर। अर्लियर का मतलब 21वें से पहले भी आप चाहो तो रिडेम्पशन शुरू कर सकते हो ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस। देखो 21वें में 10% क्यों डाला है? क्योंकि 10 साल है तो 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 हो जाएंगे। अब जब आपने अर्लियर ही शुरू कर दी रिडेम्पशन, मान लो मैंने 15 में शुरू कर दी रिडेम्पशन कि 15 से मैं रिडीम करना शुरू कर दूंगा, क्या अब भी मैं 10% रखूंगा? अब मेरे को प्रोपोर्शनल बेसिस पे रखना पड़ेगा ना, ताकि 30 साल तक पूरे रिडीम हो जाए। तो आप प्रोपोर्शनल बेसिस पे रख सकते हो, लेकिन ऑप्शन किसका है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उनसे बात करके ये काम किया जाए। ठीक है जी। मैंडेटरी क्या है? 21वें साल से 10% तो रिडीम करना ही करना है। आप चाहो तो पहले से रिडेम्पशन शुरू कर सकते हो। रिडेम्पशन का मतलब क्या है? पे बैक, वापस पे बैक कर रहे हो आप। तो 21वें से शुरू करोगे तो 10% हर साल, उससे पहले शुरू कर रहे हो तो आप जो प्रोपोर्शन बने उस हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बात करके कर लेना। ठीक है जी। Redemption of preference shares. Second proviso to section 52 provide that condition for redemption and payment of premium on redemption, if any. Preference shares shall be redeemed out. कहाँ से redeemed out होगा? Profit of the company which would otherwise be available for dividend. कंपनी के प्रॉफिट में से रिडेम्पशन हो सकती है। कहाँ से रिडेम्पशन हो सकती है? और proceeds of a fresh issue of shares made for the purpose of such redemption. मतलब सबने कर देनी लाई, मतलब क्या और प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं? डिफॉल्ट नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स का मतलब इक्विटी प्रेफरेंस, दोनों इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है। क्या कह रहा है? या तो प्रॉफिट से पे कर दो अगर आपके पास प्रॉफिट है। अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो कंपनी क्या कर सकती है? एक नया इशू लेके आ जाए। उस नए इशू में लोगों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन उनको क्या बोल रहे हैं? पैसा किसके लिए ले रहे हैं? यूज क्या होने वाला है पैसे का? हम अपने पहले वाले प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे। ठीक है जी। उसमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? जो आपसे पैसा ले रहे हैं ना, कहाँ यूज करेंगे? पिछले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट देने के अंदर। तो दो तरीके हैं रिडेम्पशन के। शेयर्स टू बी रिडीम शैल बी फुली पेड। कौन से शेयर्स रिडीम होंगे? जिन पे पूरे पैसे आ गए उन्हीं को रिडीम करेंगे। वेयर सच शेयर आर प्रपोज्ड टू बी रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अ सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स। नॉमिनल को बोल्ड किया हुआ है, आप भी अंडरलाइन कर लो। टू बी रिडीम आउट ऑफ सच प्रॉफिट shall be transferred to reserve CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एक रिजर्व बनाना पड़ेगा जी, कौन सा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और जितना अमाउंट आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने वाले हो रिडेम्पशन के लिए, लेकिन इसमें आपको अमाउंट कौन सा लेना है? खाली नॉमिनल। क्या रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम नहीं दे सकते? आपके पास 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, मैं रिडीम करते हुए आपको 120 रुपए देना चाहता हूँ। सीआरआर में कितना डालूं? 100 रुपए। नॉमिनल अमाउंट डालना है आपको। कितना डालना है जी? नॉमिनल अमाउंट। कहाँ जाएगा प्रीमियम? मतलब डायरेक्ट राइट ऑफ होगा, सीआरआर से नहीं होगा जी। सीआरआर से नहीं होगा, आप डायरेक्ट उसको राइट ऑफ कर सकते हो। तो एसपीआर से कर दो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से कर दो, मर्जी आपकी। A sum equal to the nominal amount of shares to be redeemed, जितना रिडीम होने वाला है उसमें से नॉमिनल अमाउंट जितना भी है वो प्रॉफिट से एक रिजर्व में डाल देना, सीआरआर। बैलेंस शीट में क्या फर्क आएगा? बस सीआरआर बन जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, सीआरआर में चल जाएगा। और जब रिडेम्पशन की पेमेंट हो जाएगी तब कैपिटल भी कम हो जाएगी और सीआरआर भी कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? सीआरआर भी कम हो जाएगा। The amount to the credit of CRR has to be maintained with the same sanctity as paid up share capital। मतलब
The amount to the credit of capital redemption reserve had to be maintained with the same entity as paid up share capital. क्या पढ़ी पढ़ी सी लाइन नहीं लग रही? कहाँ पढ़ी थी? ऊपर ही पढ़ी थी? ऊपर तो पूरे पेज में कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ पढ़ी थी? चलो थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं। पिछली क्लास में पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? पिछली क्लास में पढ़ी थी। याद है, याद दिला यार, इतनी क्लासेस हो गई, एक आपको स्पेसिफिकली बता दिया पिछली क्लास में पढ़ी थी। और पिछली क्लास कब हुई थी? कल हुई थी, मतलब कल पढ़ी थी। अब पीछे पन्ने पलटने शुरू हो गए बच्चे तुरंत। अपने दिमाग पे जोर डालो और यहाँ से याद करो कि कहाँ पढ़ी थी। नहीं आ रहा याद? किसी को नहीं आ रहा याद? किसका? हाँ मतलब सेम ट्रीट करेंगे, ये हमने पढ़ा था एसपीआर में। कहाँ पढ़ा था? एसपीआर में। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए भी यही लाइन पड़ी थी। एसपीआर भी कैसे ट्रीट होता है? सेम एज पेड अप कैपिटल। एसपीआर को रिड्यूस करना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है? सेम पेड अप कैपिटल वाला। सीआरआर को रिड्यूस करना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है? सेम पेड अप शेयर कैपिटल वाला। मेंटेन भी दोनों कौन से रिजर्व है? दोनों कैपिटल रिजर्व है। कौन से रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व है। तो इनको मेंटेन भी कैसे करना है? पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल की तरह ही मेंटेन करके। ये कैपिटल रिजर्व नहीं है दोनों? चलो अब एक बार सर से बात करना है इस बारे में, क्या एसपीआर और ये दोनों कैपिटल रिजर्व है या नहीं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी रिड्यूस ओनली इन द मैनर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये दोनों लाइनें एसपीआर में भी लिखी हुई थी। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी कैसे रिड्यूस होगा? सेम एज पेड अप शेयर कैपिटल। और हम रिडक्शन इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम रिडक्शन ऑफ पेड अप कैपिटल पढ़ेंगे तो वहां पे रिडक्शन ऑफ सीआरआर भी आ जाएगा और रिडम्पशन ऑफ एसपीआर भी आ जाएगा। For the purpose of this section, redemption of preference share is not taken as reduction of the company's authorized share capital. क्या ये जो हम पे बैक कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, क्या इसको रिडक्शन ऑफ कैपिटल मान ले? ये लिख दिया इन्होंने, वैसे लिखना नहीं चाहिए था। ऑथराइज नहीं है, पेड अप की बात कर रहे हैं। क्या जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं तो क्या ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल है? नहीं जी, इसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन। इसको कभी भी रिडक्शन नहीं बोलते। रिडक्शन के लिए एक अलग प्रोसीजर है, अलग सेक्शन है, वो यहाँ कंप्लाई करने की जरूरत नहीं। एक तरीके से कैपिटल रिड्यूस हो रही है जब, लेकिन उसको रिडक्शन नहीं बोलेंगे। ऑथराइज नहीं, नहीं ये गलत लिख दिया इन्होंने। ऑथराइज लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। ये पेड अप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पेड अप की बात कर रहे हैं। The company may issue new shares up to the nominal amount of the shares redeemed and the capital shall not to deemed have been increased. मतलब जितने रिडीम कर रहे थे उसके लिए नए इशू कर दिए, तो एक तरीके से कैपिटल तो बराबर ही हो गई ना। तो इसको क्या मानेंगे? कैपिटल इंक्रीज भी नहीं हुई है, ये भी नहीं बोलोगे कैपिटल बढ़ी है, क्योंकि बराबर ही रह गई कैपिटल। शेयर्स, हाँ, अगर पैसे नहीं है पे करने के लिए तो हमने क्या करा? नए शेयर्स इशू करे। तो कैपिटल एक तरह से रिडीम हुई, एक तरह से बढ़ गई। इसको भी हम ये नहीं मानेंगे कैपिटल बढ़ी है। एग्जाम्पल 11 पढ़ लो फटाफट। बस खत्म करते हैं, रिडेम्पशन खत्म होने वाला है। है ना जी? एग्जाम्पल 11। पढ़ लिया जी सबने एग्जाम्पल 11? किसी को कोई दिक्कत, रिपीट करने की जरूरत? ड्यूरिंग द करंट फाइन, फिर भी हम रिपीट करेंगे। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर द बोर्ड ऑफ विंटे लाइफस्टाइल गारमेंट लिमिटेड इज टू अंडरटेक रिडेम्पशन ऑफ 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। कितने के प्रेफरेंस शेयर है? 100 रुपए के। कितने हैं? 20,000। लेकिन प्रीमियम कितने का है? 20 रुपए का। टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 120 इंटू 20,000 कितने हो गए जी? 24 लाख। टोटल पेमेंट कितनी की करनी है? 24 लाख। हमने जस्ट पीछे पढ़ा एक रिजर्व बनाना है, क्या नाम है रिजर्व का? सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। उसमें कितना पैसा डाल देंगे? नॉमिनल अमाउंट कितना डालेंगे? नॉमिनल अमाउंट। यहाँ पे 20 रुपए क्या है? प्रीमियम। नॉमिनल अमाउंट कितना है? 100 रुपए। 100 इंटू में 20,000, 20 लाख। तो सीआरआर में कितना जाएगा? 20 लाख जाएगा, 24 लाख नहीं जाएगा।
अब बचा हुआ 4 लाख भी तो पे करना ही है, वो कहां से आएगा? जब हमने एसपीआर पढ़ा था, एसपीआर पढ़ा था, उसके यूज में एक ये भी था क्या, रिडेम्पशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर पे जो प्रीमियम पे करना है, क्या पे करना है? प्रीमियम। वो कहां से ले सकते हैं हम? एसपीआर से ले सकते हैं, पढ़ा था जी। लेकिन क्या नॉमिनल वैल्यू लिखी थी वहां? नहीं, नॉमिनल वैल्यू कहां से आएगा? सीआरआर से। नॉमिनल वैल्यू कहां से आएगा? सीआरआर से। और प्रीमियम कहां से आ सकता है? एसपीआर से। क्या खाली एसपीआर से आ सकता है? नहीं जी, प्रॉफिट से भी दे सकते हैं। कहां से? फ्री रिजर्व से भी दे सकते हैं। सोर्स ऑफ प्रीमियम इफ एनी पेबल एट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर in case of such class of companies as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such class of companies under section 133, the premium if any payable on redemption shall be provided out of the profit of the company before the shares are redeemed. यहाँ पे एसपीआर क्यों नहीं आया? अरे नहीं, इन्होंने तो लिख दिया खाली प्रॉफिट। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही हिला डाला रे। क्या लिख दिया इसने ऐसा? प्रॉफिट ही क्यों लिखा है खाली? कुछ कंपनी प्रिस्क्राइब करी होगी, कोई कनेक्टिविटी कहीं से बन रही हो। यूजेस, जब हमने सेक्यूरिटी प्रीमियम के यूजेस पढ़े थे तो वहां पे दो अलग अलग थे। एक के लिए 5 यूजेस है, नॉर्मल कंपनी कितने यूजेस है? 5। लेकिन हमने नीचे पढ़े थे जिसमें 3 यूज थे। वो कौन सी कंपनी थी? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड और जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने हैं। ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन अभी नहीं आई है। तो एज में प्रिस्क्राइब में वहां पे कितने लिखे हुए थे? 3 यूज लिखे हुए थे। क्या वहां पे प्रीमियम था 3 में? नहीं था। तो वो अगर वो वाली कंपनी है प्रिस्क्राइब वाली, तो क्या वो एसपीआर से पे कर सकती है प्रीमियम? नहीं कर सकती, क्योंकि उसको यूज में ही अलाउड नहीं है। तो ये पहला जो पैराग्राफ है किसके लिए है? जो हमने एसपीआर का यूज पढ़ा था उसमें जो दूसरे लेवल पे कंपनियां दी हुई थी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वाली, तो वो ये वाली कंपनी है। ये कहां से पे करेगी? ये हमेशा अपने प्रॉफिट से ही पे करेगी। एसपीआर इनको अलाउड ही नहीं है इस चीज के लिए यूज करने के लिए। खाली 3 ही यूज थे एसपीआर के जो इनको अलाउड थे। याद है जी सबको? एक बार पीछे जाके देखना है तो देख लो। याद है जी? ठीक है जी। Provided also that premium, if any, payable on redemption of any preference share issued on or before the commencement of this act by any such company shall be provided for out of the profit of the company or out of the company's securities premium account before such shares are redeemed. क्या कह रही है अब? फटाफट बताओ, फटाफट। ये लिख रहा है बाय एनी सच कंपनी। सबसे पहली बात तो क्या लिखी है इसने? बाय एनी सच कंपनी। और सच कंपनी कौन सी कंपनी? जो सच कंपनी ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ी है, ये उसी की बात कर रहा है, उसी का प्रोवाइजो है। तो वो कंपनी अगर कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है या इशू करे हुए हैं, तो वो कहां से रिडीम करेगी? प्रॉफिट से भी कर सकती है और एसपीआर से भी कर सकती है। जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है एसपीआर के ऊपर, वो कब लगाई गई है? कंपनीज एक्ट 2013 में लगाई गई है ना। तो अगर 2013 से पहले के प्रेफरेंस शेयर हैं और उनकी पेमेंट हो रही है, तो भाई उनके लिए आप एसपीआर भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? देखो, एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में लिख दिया एज में बी प्रिस्क्राइब। इन कंपनीज के लिए एसपीआर यूज नहीं होगा प्रीमियम की पेमेंट के लिए। ये लिखा कब गया है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है। लेकिन अगर शेयर्स पहले इशू हो गए थे तो क्या उनके ऊपर ये कंडीशन लगेगी? नहीं लगेगी। तो वो एसपीआर से भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद इशू है तो एसपीआर यूज नहीं होगा। और अगर कंपनी वो है ही नहीं, कौन सी वाली जो एज में भी प्रिस्क्राइब में आ रही है, तो क्या वो एसपीआर यूज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। उनके लिए कितने यूज है? टोटल 5 यूज है। और वो तीसरी कंपनी कौन सी आ गई? इसके नीचे आ गई। इन केस नॉट फॉलिंग अंडर द अबव सिनेरियो, अगर आप ऊपर वाले सिनेरियो में नहीं आ रहे हो, the premium if any payable on the redemption shall be provided out of the profit or out of the company's SPR. ठीक है जी? क्लियर है? अब इसकी समरी भी दे दी है नीचे। अगर कंपनी वो वाली है जो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो कहां से पेमेंट करेगी? ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर यही कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं कंपनीज एक्ट आने से पहले, तो कहां से पेमेंट करेगी? प्रॉफिट और एसपीआर दोनों से। और अगर ये वाली कंपनी ही नहीं है तो
तो एसपीआर और प्रॉफिट दोनों से। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है, पक्की बात है। अरे एक एक ही तो रह गया, खत्म करते हैं ना प्रेफरेंस शेयर, बीच में जो छोड़े। इशू ऑफ फर्दर redeemable preference share if a company is unable to redeem existing preference share or pay dividend, subsection 3. Where a company is not in a position to redeem any preference share or to pay dividend on such preference share, called unredeemed preference share, in accordance with the terms of the issue, such company may issue further redeemable preference share. देखो जब हमने पीछे वहां पढ़ा था, वहां पे क्या लाइन लिखी हुई थी? एक बार पीछे आ जाओ। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2, एक बार देखना पड़ेगा यार लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी है, थोड़ा सा बोल के चुप हो गया। फिर भी कोशिश करो, क्या पता आप भी समझ जाओ कि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ। आप इतने समझदार, अरे हो देखो तो सही, थोड़ा सा जोर तो डालो दिमाग पे, शायद समझ जाओगे। नहीं समझे जी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? नहीं समझे? नहीं, प्रॉफिट वाला तो ऊपर ही बात हो गई थी। मैं यहाँ कहना चाह रहा था, जो सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 पढ़ा था हमने, वहां पे लिखा हुआ था प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते हैं कहाँ से? या तो प्रॉफिट से, या फिर कहाँ से? नए इशू से। वहां पे लिखा हुआ था फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। क्या लिखा हुआ था? शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब आ जाते हैं 55(3) पे। 55(3) में क्या लिखा हुआ है? तो क्या इशू होंगे? खाली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो वो वहां पीछे लिखा हुआ है वो लॉ की लैंग्वेज नहीं है। लॉ की लैंग्वेज क्या है? वो किसकी लैंग्वेज है? मॉड्यूल की लैंग्वेज है। लॉ क्या बोलता है कि फर्दर इशू किसका होगा? खाली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी। वेयर अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर टू पे अ डिविडेंड, या तो आप रिडीम नहीं कर पा रहे हो प्रेफरेंस शेयर को, या उनका डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे हो, उनको क्या बोल देंगे हम? अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर बोल देंगे। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू, जो टर्म्स ऑफ इशू में लिखा था उसकी तरह से आप रिडीम नहीं कर पा रहे हो या डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो। अब आप क्या करोगे? देन सच कंपनी में इशू, आप फर्दर इशू कर सकते हो। क्या इशू करोगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू द होल्डर ऑफ द अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू द अमाउंट ड्यू। जितना अमाउंट ड्यू है उतने के नए प्रेफरेंस शेयर आप उनको इशू कर दोगे, इंक्लूडिंग द डिविडेंड देयर ऑन। और जितना डिविडेंड अनपेड है उतने के भी क्या इशू कर दोगे? प्रेफरेंस शेयर नए इशू कर दोगे, विद द कंसेंट ऑफ द होल्डर ऑफ 3/4 इन वैल्यू। अब एक बात सोचो, आप लोगों का प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन नहीं हो पा रहा है, आपको पेमेंट नहीं मिल पा रही, या आपको डिविडेंड नहीं दे रहे, आपको क्या कर रहे हैं? इसके बदले में नए प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। क्या आप कभी लोगे? आपके प्रेफरेंस शेयर जो पुराने वाले हैं ना, उनको हम पे बैक नहीं कर पा रही मेरी कंपनी, ना आपको डिविडेंड दे पा रही। अब हम आपके आगे प्रस्ताव लेके आए हैं कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, आप क्या करो, आप क्या करो, नए प्रेफरेंस शेयर ले लो जी हमसे। डिफॉल्ट के केस में इशू नहीं होगा, अभी उसको भी कनेक्ट करेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नए प्रेफरेंस शेयर ले लो हमसे। किसके बदले में? जितना आपका रिडेम्पशन अमाउंट है और जितना आपका डिविडेंड पे नहीं है, दोनों से मिला के क्या ले लो? प्रेफरेंस शेयर ले लो। तो इसलिए लॉ मेकर ने आपके पास पावर छोड़ दी है, आपका कंसेंट चाहिए कितने का? 3/4 इन वैल्यू। 3/4 इन वैल्यू, जितने के प्रेफरेंस शेयर है उसके 3/4 लोगों का अप्रूवल चाहिए ही। एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। और किसका अप्रूवल चाहिए? ट्रिब्यूनल का। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई ना कि भाई एक तो आप पैसे दे नहीं पा रहे हो, उनके बदले में क्या दे रहे हो? नए प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो। इन दिस वे द अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिडीम्ड। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसे हम क्या मान लेंगे? कि रिडीम हो गए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो 75 का अप्रूवल माना है, 25 तो अभी बच गए ना। 75 ने कह दिया ठीक है जी कर दो, हमें नए इशू कर दो 25, तो वो बचे हुए कहाँ जा सकते हैं? ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इन दिस रिगार्ड टू प्रेफरेंस शेयर हेल्ड बाय शेयर होल्डर हु हैव नॉट कंसेंटेड टू द इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, द ट्रिब्यूनल शैल ऑर्डर द रिडेम्पशन फोर्थविथ। ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा? उनका रिडेम्पशन कर दो। जिसने अप्रूवल नहीं दिया है उनका क्या कर दो जी?
तुरंत रिडेम्पशन कर दो। फोर्थविथ का मतलब तुरंत। वाइल गिविंग अप्रूवल, जब ट्रिब्यूनल अप्रूवल दे रहा होगा, ट्रिब्यूनल बचे हुए लोगों का भी ध्यान रखेगा और क्या बोलेगा, इनका अभी की अभी रिडीम कर दो। मान लो 80 ने कह दिया हम अप्रूव कर रहे हैं, नए इशू कर दो, बचे कितने 20। लेकिन क्या खाली तुम्हारे अप्रूवल से काम हो जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास भी जाना है? अब ट्रिब्यूनल के पास गया, मैं कहूंगा सर 80% लोगों ने क्या दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है, आप भी अप्रूवल दे दो। ट्रिब्यूनल कहेगा मैं अप्रूवल दे रहा हूँ, लेकिन जो 20% बचे हैं ना, उनको अभी रिडीम कर दो। उनको क्या कर दो, अभी रिडीम कर दो। यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर, जो सीआरआर बना है वो कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? और पहला यूटिलाइजेशन तो क्या है इसका, पहला यूटिलाइजेशन क्या था, नॉमिनल अमाउंट पे करने के लिए। सीआरआर बनता है किसके लिए, नॉमिनल अमाउंट पे करने के लिए। The CRR account may be applied in paying up unissued shares of the company to be issued to the member as a fully paid up bonus share. As a bonus share भी आप CR bonus share जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे हम CRR से भी bonus shares issue कर सकते हैं, SPR से भी कर सकते हैं। अब बात आती है जी, ये सब तो हो गया जी, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने दें, उस पे कंपनी का देने के लिए पैसे नहीं है। कंपनी आपको ऑफर देगी कि नए प्रेफरेंस शेयर ले लो, नए प्रेफरेंस शेयर ले लो। इसके लिए आपका अप्रूवल भी चाहिए कितने का, 3/4 इन वैल्यू, और ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल चाहिए। ट्रिब्यूनल जब अप्रूवल देगा, साथ में किसका ध्यान रखेगा, माइनॉरिटी का ध्यान रखेगा जिन्होंने अप्रूव नहीं दिया है, और बोलेगा इनकी तो पेमेंट करके खत्म करो। ठीक है जी, ये बात हो गई खत्म। अब बात आ रही है जो सुमित क्वेश्चन उठा रहा था। सुमित क्या कह रहा था, नहीं 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 नहीं, जब हमने सबसे पहले सेक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसके अंदर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर, या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर। ठीक है जी, क्या नहीं होना चाहिए, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैं आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ना आपके डिविडेंड की पेमेंट कर पा रहा हूँ, तो हमने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। अब वो भी सेक्शन, वो क्या था, रूल था, ये क्या है, सबसेक्शन है। रूल क्या करते हैं, सेक्शन को क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि कुछ कमी रह गई तो वो रूल्स में डाल दिया, लेकिन रूल्स कभी सेक्शन से बड़े नहीं होते। तो अगर सब सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है तो इसको हम मान लेंगे स्पेसिफिक। इसको क्या मान लेंगे, स्पेसिफिक। यही एक केस है जिसके अंदर डिफॉल्ट के अंदर भी नए प्रेफरेंस शेयर इशू हो पा रहे हैं। ये क्या केस है, डिफॉल्ट के अंदर नए प्रेफरेंस शेयर इशू हो पा रहे हैं। डिफॉल्ट समझ रहे हो ना, क्या डिफॉल्ट हो रहा है, पेमेंट नहीं करी या डिविडेंड की पेमेंट नहीं करी, क्या ये सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है या नहीं है, बिल्कुल है। और सबसिस्टिंग डिफॉल्ट के अंदर नए प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकते। इसके अलावा और डिफॉल्ट, यही डिफॉल्ट है। हाँ देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लो इनके प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे नहीं हो रहा, डिविडेंड में डिफॉल्ट कर दिया कंपनी ने, लेकिन अभी इनकी रिडेम्पशन नहीं आई, डिविडेंड में डिफॉल्ट किया हुआ है, और मैं नए प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रहा हूँ, क्या कर पाऊंगा इशू किसी और को, नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं किनको हो रहे हैं, इन्हीं को हो रहे हैं वापस, जिनका डिफॉल्ट हुआ है, जिनके साथ डिफॉल्ट हुआ है उन्हीं को नए प्रेफरेंस शेयर इशू करे जाए। इस केस में हो सकता है खाली, ठीक है जी, ये एक तरीके की एक्सेप्शन होगी, क्योंकि स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रीवेल ओवर द जनरल, तो ये स्पेसिफिक सेक्शन।